हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और अब हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अपना अच्छा स्कोर करवाने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेटो के बारे में ब्रीफ में बताया, जो कि आपका ए सेक्शन का इंपॉर्टेंट थिंकर है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ए ही सेक्शन के दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर, दैट इज अरिस्टोटल, अरस्तु। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अरस्तु। देखिए, प्लेटो के बारे में हमने देखा था कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी। लेकिन यदि हम बात करें हु इज द फादर ऑफ आवर सब्जेक्ट, यानी हमारे विषय के फादर कौन है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो उसमें नाम आता है महान अरस्तु का। Aristotle is known as the father of the political science. Aristotle also known as the father of constitutionalism. अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ध्यान रखिए बच्चों, अरस्तु ने 6 प्रकार के संविधान बताए थे, 6 टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन 6 प्रकार के संविधानों को बताने से पहले अरस्तु ने लगभग 158 देश के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनका अध्ययन किया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहां जो शासन प्रणाली चल रही थी उसका अध्ययन किया। और 158 देश की शासन प्रणाली का अध्ययन करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसी भी देश की शासन प्रणाली 6 संविधानों में से किसी एक प्रकार की हो सकती है। और इसीलिए अरस्तु को क्या कहा गया? संविधानवाद का जनक, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो अरस्तु को 2 टाइटल मिले हुए हैं, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का जनक, और दूसरा संविधानवाद का जनक, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया, 6 टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताए। बताने से पहले 158 कंट्रीज के सोशल सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद अपने कंक्लूजन पर आए। उसके बाद यदि हम बात करें तो अरस्तु पहले थिंकर थे जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा। अरस्तु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हु सेज दैट पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। ठीक है, अगर हम बात करें हु इज द मास्टर ऑफ द अरस्तु, देन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्लेटो इज द मास्टर ऑफ द अरिस्टोटल। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और अरस्तु खुद किसके गुरु थे? सिकंदर द ग्रेट। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। ठीक है, यानी अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। और मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने जो शिक्षण संस्था खोली थी, अकादमी, उसके सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन थे? एरिस्टोटल थे। और इसीलिए प्लेटो अपनी अकादमी का मस्तिष्क किसको मानते थे? अरस्तु को मानते थे। अरस्तु ने भी एक शिक्षण संस्था खोली जिसका नाम था लीजियम, लेकिन वो उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी पॉपुलर अकादमी थी। अरस्तु की अगर फेमस बुक की बात करें तो अरस्तु की सबसे फेमस बुक है दी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये अरस्तु के बारे में ब्रीफ हमने लाइफ स्केच देखा। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, संविधानवाद का जनक कहा जाता है, प्लेटो के शिष्य थे, सुकरात सिकंदर के गुरु थे। ये शिक्षण संस्था इन्होंने लीजियम खोली, इनकी फेमस बुक थी पॉलिटिक्स। पहले विचारक जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल साइंस को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अरस्तु को दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस, है ना? अरस्तु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अरस्तु तो राजनीतिक विज्ञान के जनक है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए भारतीय राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय राजनीति के जनक इनको माना जाता है। अब देखिए, आपको आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अरस्तु की कौन कौन सी फेमस थ्योरीज को पढ़ के जाना है, जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक है अरस्तु का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट, स्लेवरी सिस्टम ऑफ द अरिस्टोटल, दास प्रथा संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार, परिवार संबंधी विचार, और संविधानों का वर्गीकरण, जो मैंने आपको बताया 6 प्रकार के संविधानों की बात अरस्तु करता है। ठीक है, यहां तक आए बच्चों समझ में? अब हम एक एक थ्योरी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राज्य की बात करें। अरस्तु ने देखिए राज्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अरस्तु राज्य को स्वाभाविक, नेचुरल, प्राकृतिक, सर्वोच्च और श्रेष्ठ संस्था मानता है। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, स्टेट इज नेचुरल, सुप्रीम एंड सोवरेन अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल लिव्स अंडर दिस अथॉरिटी। यानी अरस्तु ये कहता है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी इफ वी टॉक्स दैट अरस्तु गिव्स द इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल और द स्टेट, देन अरिस्टोटल गिव्स इंपॉर्टेंस टू द स्टेट।
अरस्तु राज्य को स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानता है, यानी किसी ने राज्य का निर्माण नहीं किया। जब से पृथ्वी है तब से राज्य है, और यदि मनुष्य को अपना डेवलपमेंट करना है, अपने नीड्स को फुलफिल करनी है, अपनी हेल्दी लाइफ बितानी है, अपनी हैप्पी लाइफ बितानी है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, तो उसे किसके पास आना पड़ेगा? राज्य के पास आना पड़ेगा। अरस्तु एक कहावत भी कहते हैं, कथन भी कहते हैं कि यदि कोई ये दावा करता है कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो दैट विल बी इधर अ एनिमल और इधर अ गोस्ट, यानी या तो वो पशु है या भगवान है जिसे राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो अपनी फुलफिलमेंट की नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए, अपने वर्चूज के डेवलपमेंट के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? राज्य के पास जाना पड़ेगा। अरस्तु कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति के समूह ने परिवार बनाया, परिवारों के समूह से गांव बना, और गांव के समूह से अरस्तु अपने नगर राज्य के निर्माण की बात करता है। फर्स्ट कम इंडिविजुअल, देन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेक्स द फैमिली, देन ग्रुप ऑफ फैमिली मेक्स द विलेज, एंड देन ग्रुप्स ऑफ विलेज मेक्स द पॉलिस, दैट इज द सिटी स्टेट। और आपको पता है यही पॉलिस आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने ब्रीफ में देखा अरस्तु राज्य के बारे में क्या बात करता है। अरस्तु गिव इंपॉर्टेंस टू द स्टेट, नो वन इज अबाउट द स्टेट, स्टेट इज अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, state is a supreme organization, state fulfill all the needs of the individual, the all personality of the development of individual is only possible in this state, in the absence of this state there is no existence of the individual। अरस्तु के अनुसार राज्य सर्वोच्च है, राज्य स्वाभाविक है, राज्य प्राकृतिक है, राज्य श्रेष्ठ है, व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं राज्य में पूरी होती हैं, राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति को यदि अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसे राज्य के पास आना ही पड़ेगा, और राज्य का निर्माण व्यक्ति, परिवार, ग्राम और नगर राज्य इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। तो देखिए आप ध्यान रखिए, एरिस्टोटल स्ट्रांगली सपोर्ट्स द स्लेवरी सिस्टम। अरस्तु ने कट्टर रूप से दास प्रथा का समर्थन किया है। वो कहता है दास प्रथा समाज में होनी ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अरस्तु का मानना है इट इज बेनिफिशियल फॉर द बोथ मास्टर एंड स्लेव। वो कहता है स्वामी और दास दोनों के लिए दास प्रथा लाभकारी है। मैं बताती हूँ कैसे लाभकारी है। अरस्तु कहता है कि दो प्रकार के दास हो सकते हैं, नेचुरल स्लेव और आर्टिफिशियल स्लेव। प्राकृतिक दास वो व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं, या जो जन्म से ही शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, यानी ईश्वर ने उन्हें धरती पर दास बनने के लिए ही भेजा है। और दूसरे जो आर्टिफिशियल स्लेव्स हैं, कृत्रिम दास हैं, उनका मतलब है कि दो देशों में युद्ध हुआ और युद्ध में जो सैनिक हार गए वो जीते हुए के क्या बन जाते हैं? दास बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीजें यहाँ पर समझ में आई कि अरस्तु स्ट्रांगली सपोर्ट करता है स्लेवरी सिस्टम का। वो कहता है स्लेवरी सिस्टम इज बेनिफिशियल फॉर द बोथ स्लेव एंड मास्टर्स। According to the Aristotle, there are two types of the slave, natural slave and artificial slave. Natural slave are by birth and artificial slave is the result of the war. ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया। अब दास प्रथा क्यों लाभकारी है? देखिए दास के लिए तो इसलिए लाभकारी है कि वो मंदबुद्धि है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो अगर उसको स्वामी की छत्र छाया नहीं मिलेगी तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? ये तो दास के लिए लाभकारी हो गया। स्वामी के लिए लाभकारी क्यों है? यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है कि दास प्रथा से स्वामी के पास अवकाश आता है, लीजर आता है। अब यहाँ पर अवकाश का मतलब नहीं है कि दास आ गए तो स्वामी छुट्टी मनाने चला गया, नहीं। अरस्तु का अवकाश से यहाँ मतलब नहीं है, हॉलीडे नहीं है ये। अरस्तु कहता है कि दास के होने से क्या फायदा होता है कि जो स्वामी है वो शारीरिक श्रम से बच जाता है, यानी उसको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, और क्योंकि वो स्वामी है उसमें विवेक बहुत ज्यादा है, तो जब वो शारीरिक श्रम से बचता है तो वो अपना मानसिक श्रम यूज करके समाज को अधिक से अधिक योगदान दे सकता है ना। अवकाश का मतलब क्या हुआ कि जो स्वामी बुद्धिमान है, बहुत विजडम है, उसमें कुछ क्रिएटिव या कुछ समाज के लिए करना चाहिए, वो शारीरिक कामों में व्यर्थ कर देता है, तो उसके जो शारीरिक काम है वो कौन कर देगा? वो दास कर देगा। तो उसको हेल्प हो गई, उसको अवकाश मिल गया। अवकाश मतलब छुट्टी नहीं, अवकाश मतलब कि अब वो शारीरिक श्रम से नहीं थकेगा और अपने मानसिक श्रम का उपयोग करते हुए सोसाइटी में फुल कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। इसलिए अरस्तु कहता है कि दास प्रथा। लेकिन ध्यान रखिए अरस्तु दास प्रथा का तो कट्टर समर्थक था, लेकिन क्रूर स्लेवरी सिस्टम का सपोर्ट नहीं करता था। दास प्रथा का कट्टर समर्थक, लेकिन क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं था, क्रूर स्लेवरी सिस्टम का नहीं था। अरस्तु कहता था कि जो स्वामी है वो दास को बेच नहीं सकता, ही इज नॉट अ प्रॉपर्टी, कि वो उसको किसी को बेच दे, वो उसका शोषण नहीं कर सकता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, है ना। और उसको दास को सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, और यदि उसको लगता है कि अब दास की मनबुद्धि ठीक हो गई है, दास अच्छा व्यक्ति हो गया है, तो वो उसको रिहा भी कर सकता है। अरस्तु ने देखिए खुद ने बहुत सारे दास रखे हुए थे।
लेकिन जब उसकी मृत्यु करीब आए तो उसने अपने सारे दासों को मुक्त कर दिया था। तो अरस्तु क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं था, लेकिन हाँ, उसके हिसाब से दास प्रथा समाज के लिए हितकर थी। तो ये तो दास प्रथा की बात हुई। तीसरा थॉट हमने लिया रेवोल्यूशन, क्रांति। क्रांति से क्या मतलब हो गया? अरस्तु के अनुसार क्रांति से मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल? सिंपल मीनिंग है, एवरी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी माइनर मे बी मेजर, इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशन। अरस्तु कहता था संविधान में होने वाला प्रत्येक छोटा और बड़ा परिवर्तन क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है क्रांति के संबंधी विचार। क्रांति के अरस्तु कारण और निवारण दोनों बताता है। अरस्तु क्रांति के दो प्रकार के कारण बताता है, सामान्य कारण और विशेष कारण। सामान्य कारण में बताता है क्रांति के दो सामान्य कारण है, अनइक्वलिटी एंड अनजस्टिस, असमानता और अन्याय। डिटेल में आपको मैंने पहले ही बताया, हम रिवीजन कर रहे हैं, ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। हर थिंकर अपने आप में एक लंबी कहानी है, टाइम लगता है उनको समझने में, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको चीजों को ब्रीफ में बता रही हूँ। नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब, और कोई भी क्वेरीज है तो जरूर मुझे मैसेज करिए, मैं हर संभव उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट टॉप देखें हम, सिटीजनशिप। अरस्तु नागरिकता के बारे में क्या कहते थे? देखिए, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार बहुत लिमिटेड थे, बहुत सीमित थे। वो बहुत सीमित लोगों को नागरिकता देते थे। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है? आज की तरह नहीं कि हमें बर्थ से मिल जाए, वंश परंपरा से मिल जाए, रजिस्ट्रेशन से मिल जाए। आपने पढ़ा होगा संविधान में 5 प्रकार से हमें नागरिकता मिल सकती है। अरस्तु इन सब बातों की बात नहीं करते थे। अरस्तु कहते थे कि किसी भी राज्य में वही व्यक्ति नागरिक माना जाएगा जो रेगुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोसाइटी वर्क में पार्टिसिपेट करेगा। यानी अरस्तु के अनुसार नागरिक वही व्यक्ति जो निरंतर प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में भाग लेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी जिसकी, उसी को अरस्तु क्या कहता था? सिटीजन कहता था। उसी को नागरिकता संबंधी अधिकार वो देता था। अरस्तु कहता था वृद्ध, महिला, बच्चे, दास और संपत्तिहीन व्यक्ति नागरिक नहीं माने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, old persons, females, child, slaves and poor peoples have no right to be a citizen of a state। क्यों? क्योंकि अरस्तु के अनुसार कहीं ना कहीं ये लोग निरंतर प्रशासनिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करनी है। जब हमने प्लेटो पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था प्लेटो वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर। प्लेटो टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, बट एरिस्टोटल क्रिएट्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वीमेन। प्लेटो स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है, जबकि अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु स्त्री और पुरुष में विभेद करके चलता है ना। प्लेटो कहता है माय फिलोसोफर किंग मे बी मेल मे बी फीमेल। प्लेटो के अनुसार उसका दार्शनिक राजा पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, लेकिन अरस्तु कहते हैं पुरुष का साहस आज्ञा देने में और स्त्री का साहस आज्ञा पालन करने में, है ना। वुमेन इज ए ग्रेट व्हेन ही एग्जैक्ट ओबीडिएंट टू हिज हस्बैंड। ठीक है, यानी अरस्तु स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं, जबकि प्लेटो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करें परिवार और संपत्ति। तो जब हमने प्लेटो पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो निजी परिवार और निजी संपत्ति के समर्थक नहीं है। वो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो उसका गार्जियन क्लास है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली नहीं रखेगा। लेकिन यदि हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है और प्राइवेट फैमिली को भी सपोर्ट करता है। अरस्तु कहता है हर व्यक्ति को निजी परिवार रखने का अधिकार है और निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार किसको है? अरस्तु को है। ठीक है, तो ये हमने थ्योरीज देखी अरस्तु की। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, राज्य को बहुत महत्व देता है, दास प्रथा का समर्थक है लेकिन क्रूर स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। क्रांति से मतलब क्या है? एवरी चेंजेस मे बी माइनर मे बी मेजर इज कंसिडर्ड इन दी मे बी मेजर इन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द रिवोल्यूशन। नागरिकता कैसी है? सिटीजन कैसी है? वेरी लिमिटेड है, क्योंकि वो कहता है नागरिक कौन है उसके अनुसार जो लगातार प्रशासनिक और राज्य कार्यों में भाग ले रहे हैं। निजी परिवार और निजी संपत्ति का अरस्तु समर्थन करता है। फिर आपने एक और चीज मैंने आपको बताई कि अरस्तु स्त्री और पुरुष में क्या करता है? विभेद करता है। अरस्तु क्रिएट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने एक पॉइंट और बताया था मैंने, अरस्तु ने संविधानों का 6 प्रकार से वर्गीकरण किया है। सुन लीजिए आप एक बार इसको। देखिए अरस्तु ने वर्गीकरण किया है, 6 प्रकार से वर्गीकरण किया है। वो एक टेबल बनाता है, उसमें आपने देखा होगा कि अरस्तु ये कहता है कि पहले आप ये देखिए कितने पीपल शासन कर रहे हैं, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ सम और रूल ऑफ मैनी। एक का शासन, कुछ का शासन या बहुतों का शासन। यदि एक व्यक्ति सीमित रूप से शासन कर रहा है तो उसे राजतंत्र कहते हैं, लेकिन यदि वही एक व्यक्ति निरंकुश रूप से शासन कर रहा है, जनता के नहीं सोच रहा, तो उसे निरंकुश तंत्र कहेंगे, मोनार्की और टायरनी। कुछ
कुछ व्यक्तियों का शासन यदि सीमित रूप से कह रहा है तो उसे हम अल्पतंत्र कहेंगे, लेकिन वही असीमित हो जाएगा तो उसे वर्गतंत्र कहेंगे। बहुत सारे लोग सीमित रूप से शासन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए अरस्तु उसको पॉलिटी कहता है और यही अरस्तु का श्रेष्ठ संविधान है। और यदि बहुत सारे लोग अनकंट्रोल रूप से रह रहे हैं तो अरस्तु से भीड़ तंत्र कहता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने 6 प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण किया। तो एक बार मैं वापस बता दूं, यदि आपको अरस्तु में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये सारी उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज प्रिपेयर करनी है। आइडियल स्टेट, स्लेवरी सिस्टम, रेवोल्यूशनरी, सिटीजनशिप, परिवार संबंधी विचार एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने कोशिश की कि ब्रीफ में आपको अरस्तु बताऊं। अरस्तु के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो नोट्स आपको या कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो जुड़िए रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब और मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर